नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी के आगामी एग्जामों को देखते हुए मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं 4 सेट करा चुका हूं। आज मैं 5वां सेट लेके आ रखा हूं, जिसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, 40 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के और 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके उत्तराखंड के। तो जो भी मेरे दोस्त हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में मैंने उत्तराखंड और जीएस के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो भी दे रखी है, समझा रखा है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के अंदर से वो वीडियोज भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा आग, दावानल, बड़वाग्नि या फिर जठराग्नि। तो अग्नि शब्द का जो तद्भव होता है दोस्तों वो होता है आग। बात की जाए अग्नि की तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द, और जो शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, तद्भव शब्द। दूसरा क्वेश्चन है, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मयूराक्षी, मीनाक्षी, मृगनयनी या इनमें से कोई नहीं। तो जो मछली के समान आंख वाली होती है उसे हम कहते हैं मीनाक्षी। क्या कह देते हैं, मीनाक्षी। मछली के समान आंख वाली क्या कहला रही है, मीनाक्षी। अनुप्रास है, अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो अनुप्रास होगा, अनुप्रास होता है शब्दालंकार। क्या होता है, शब्दालंकार होता है तुम्हारा क्या, अनुप्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा। जिस जमीन पर कुछ भी पैदा नहीं होता है उस भूमि को क्या कहा जाता है, उपजाऊ भूमि, उपयोगी भूमि, ऊसर भूमि या फिर उन्नत भूमि। तो आप लोगों को आंसर, आप लोगों ने टिक मार लिया होगा। तो उस भूमि को क्या कहा जाता है, आंसर मारा तो उस भूमि को कहा जाता है ऊसर भूमि। कौन सी भूमि कहा जाता है, ऊसर भूमि कहा जाता है, जिस भूमि पर कुछ भी पैदा ना हो। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या प्रतिधन एक। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। क्या लगता है दोस्तों, आप लोग अपना आंसर मार चुके होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक क्या कहलाता है, प्रत्येक। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और बात की जाए इसमें संधि की, ई धन ए बराबर हो जाता है ये, यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सूर्योदय में संधि है। सूर्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सूर्य धन उदय, और सूर्य औ धन उ मिलकर बनाता है ओ, औ धन उ मिलकर के क्या बना देता है, तो औ धन उ मिलकर बनाता है ओ। और ओ जो आता है हमारा वो आता है गुण संधि में। किस संधि का भाग होगा ये, गुण संधि का। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। शुद्ध वाक्य छांटिए, मैंने कपड़े पहने हैं, मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं या फिर मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। ये शब्द कैसा शब्द है, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है आठवां, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है भ्रमित करना, पशु को घास देना, प्रलोभन देना या सिर से गठरी उतारना। चारा फेंकना मतलब हो गया बच्चों, हम किसी को, पुलिस वाले को मान लो किसी ने देखा तो कहते हैं यार कुछ ले दे के रफा करो ना, यानी हमें छोड़ दो, हम उसे क्या दे रहे हैं, चारा दिखा रहे हैं। ठीक है। तो चारा फेंकना मतलब हो गया प्रलोभन देना। चारा फेंकने का मतलब क्या होता है, प्रलोभन देना मतलब कहलाता है चारा फेंकना। नौवां क्वेश्चन है, वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। वे सज्जन कौन है, वे सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। अनावश्यक शब्द का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर जिस शब्द के बिना काम चल सकता है वो शब्द कैसा शब्द है, अनावश्यक शब्द है। तो कौन सा शब्द अनावश्यक है, सज्जन, वे, पुरुष या हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर मैं बात करूं वे सज्जन कौन है, पुरुष की आवश्यकता है इसमें नहीं है, वे सज्जन कौन है यहाँ पर काम चल जाएगा, वे सज्जन कौन है से, तो पुरुष क्या हो जाएगा, अनावश्यक शब्द। 10वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, याद कर लेना, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं
तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो रचनाकार हैं किसके, राम की शक्ति पूजा के। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्न में से कौन से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है, ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन दिए इसमें फ, म, ब, य। अगर मैं वर्णमाला की बात करता हूं तो वर्णमाला में कचर तब करके याद रखा होगा, प वर्ण का जो है प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ। प, फ, ब और भ। तो यहाँ पर आपको कौन सा व्यंजन नहीं दिख रहा है जो कि किस वर्ग का नहीं है, प वर्ग का नहीं है, तो वो व्यंजन हो जाएगा य। कौन सा व्यंजन है, य व्यंजन है जो कि प वर्ग का व्यंजन नहीं है। और बात करें प, फ, ब, भ की, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है ओष्ठी। कौन सा होता है, ओष्ठी होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठी से। बात करूं स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। और बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजनों की संख्या होती है 35। और क्वेश्चन आता है कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 52। और बात की जाए यहाँ पर ऑप्शन में जैसे य, तो य क्या है, य, र, ल, व, ये व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन देखो, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, त्र, छ, ज्ञ या घ। अगर इसे आंसर मारोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घ। क्योंकि अगर मैं त्र की बात करूं तो त्र बन रखा है तो धन र के मेल से, तो धन र के मेल से बनता है त्र। और मैं बात करूं छ की, तो छ बनता है क धन सौ के योग से, क धन सौ मिलके बनाते हैं छ। त्र बनता है तो धन र के योग से, और ज्ञ बनता है जौ धन यो के मेल से। ठीक है। अगला है लक्षणा है, शब्द शक्ति, शब्दा सामर्थ्य, अर्थ शक्ति या अर्थ गुण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है शब्द शक्ति। लक्षणा मतलब क्या होता है, शब्द शक्ति। 14वां क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था। तो प्रेमचंद्र का दोस्तों जो देहावसान हुआ था वो हुआ था आपका 1936 में। कब हुआ था प्रेमचंद्र का देहावसान, तो प्रेमचंद्र का देहावसान हुआ है 1936 में। अगला क्वेश्चन है 15वां, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। तो तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तरंग, पानी, घोड़ा या हाथी। तो तुरंग जो पर्यायवाची होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंग पर्यायवाची होता है घोड़े का। और घोड़े के अन्य पर्यायवाची के हैं, जैसे मैं कहूँ अश्व, अश्व मतलब हो गया घोड़ा, बाजी, बाजी मतलब भी होता है घोड़ा, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और है मतलब क्या होता है, घोड़ा। अब इसमें ऑप्शन है तरंग। तरंग मतलब क्या होता है, तरंग का मतलब होता है दोस्तों लहर, तरंग का ही मतलब होता है उर्मी, तरंग का मतलब होता है उल्लास, तरंग मतलब होता है हिलोर, तिरंग मतलब होता है मौज। तो तरंग के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे, लहर हो गया, उर्मी हो गया, उल्लास हो गया, हिलोर हो गया, मौज हो गया। और मैंने बोला घोड़ा किसका पर्यायवाची है, तो घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा तुरंग हो गया, अश्व हो गया, बाजी हो गया, हय हो गया, ये घोड़े के पर्यायवाची है। अब मैं बात कर लूँ पानी की, तो पानी के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, तो पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्तों तुम्हारे जल हो गया, अम्बु हो गया, तोय हो गया, नीर हो गया, वारी हो गया, अमृत हो गया, उदक हो गया, सारंग, सालिल, पेय, मेध, पुष्प या जीवन। ये सब पर्यायवाची हैं किसके, पानी के। अगला अगर हम देखें हाथी, तो हाथी की बात करें तो हाथी के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, गज, गजेंद्र, गुजर, दंती, कुंभी, करिए। ये सब पर्यायवाची किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्जाम के लिए। और जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि हर दिन के हिसाब से आपको करंट अफेयर्स मिले, करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं पर डे के हिसाब से हर दिन की आपको पीडीएफ दे देता हूँ करंट अफेयर्स की। ठीक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मक्खन का पर्यायवाची है। तो मक्खन का पर्यायवाची कौन सा है, अवनीत, नवनीत, परिनीत या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा मक्खन है, मक्खन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मक्खन का पर्यायवाची होता है दोस्तों नवनीत। मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है, तो मक्खन का पर्यायवाची होता है आपका नवनीत। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। देखो
मक्खन का जो पर्यायवाची था वो क्या था, तो मक्खन का पर्यायवाची हो गया था आपका कैसा, मक्खन का पर्यायवाची था आपका कौन सा, नवनीत। ठीक है, मक्खन का पर्यायवाची कौन सा हुआ करता था, मक्खन का पर्यायवाची हुआ करता था नवनीत। और 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, ए बी सी डी। अगर आप ऑप्शन में देखो ए बी सी डी देखो, तो अगर आपने विराम चिन्ह पढ़े हैं तो आप आराम से बता सकते हो। जो ए है दोस्तों, ए में आप देखोगे तो ए वाला जो है वो है अल्प विराम। कौन सा विराम है, ए जो ऑप्शन दिख रहा है वो है अल्प विराम। बात करें बी की, तो बी में है पूर्ण विराम। ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक चिन्ह। और ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो दिख रहा है तुम्हें अर्धविराम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, अर्धविराम है ऑप्शन डी। और बात करें पूर्ण विराम की, ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन सी, और ए में कौन सा विराम है, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि या संस्कृत लिपि। तो दोस्तों हिंदी भाषा की कल ही मैंने आपको, अगर कल का प्रैक्टिस सेट आपने किया होगा तो आप आराम से बता सकते हैं। कल मैंने पूछा था हिंदी भाषा, हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, इसकी बात की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो कौन सा आर्टिकल बताया था, 343। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट जितने भी पुराने हैं दोस्तों वो करते रहिए, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चीज़ें। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। ऑप्शन देखो इसमें, ऑप्शन में है, एक है रोमन लिपि। रोमन लिपि किस भाषा की लिपि है, बात करें रोमन लिपि की तो रोमन है अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी या अरबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। 20वां क्वेश्चन है, दोहे के दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो इसमें मात्राओं की संख्या होती है दोस्तों 11। कितनी होती है, 11। अगला 11वां क्वेश्चन, ये तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये खुद ही सॉल्व करोगे, नोट कर लेना। ठीक है, अगर आंसर पता नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा टेलीग्राम में। अगला क्वेश्चन है 22वां, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल, हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। याद रख लेना दोनों क्वेश्चन। हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। बात की जाए उत्तराखंड के जिलों की, तो उत्तराखंड में दोस्तों कितने जिले हैं टोटल, तो उत्तराखंड में अगर जिलों की बात की जाए तो कितने जिले हैं, आप लोगों ने जान रखा होगा, आप लोगों को पता ही होगा उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है, 13। और 13 जिले कौन कौन से हैं, मैंने बोला 7 जिले हमारे गढ़वाल मंडल में और 6 जिले हमारे किस मंडल में हैं, कुमाऊं मंडल में। एक लीप वर्ष में गुरुवारों की संख्या क्या होगी। अगर बात की जाए लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष हर हमेशा 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में अगर दिनों की बात की जाए तो 366 दिन होते हैं। और गुरुवार की बात की जाए तो कितने गुरुवार होते हैं, 53। कितने गुरुवार होंगे, 53। 25वां क्वेश्चन रीजनिंग है वो खुद कर सकते हो, 26वां खुद कर सकते हो। 27वां क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगर तुम्हें नदियां याद होंगी तो ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, सोन नदी, गोमती, इंद्रावती या यमुना। तो कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नहीं है, तो गंगा की सहायक नहीं है दोस्तों इंद्रावती। तो इंद्रावती सहायक किसकी है, तो इंद्रावती सहायक है दोस्तों गोदावरी की। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की। और गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी। और बात करें सोन नदी, तो सोन नदी गंगा की सहायक है। मैंने कल जो प्रैक्टिस सेट करवा रखा है उसमें बताया था मैंने, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये पटना के पास में मिल जाती है किससे, गंगा से। अगला देखो गोमती।
बात की जाए गोमती की, तो गोमती एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो कि मैदानी जिले से निकलती है। और कौन सा मैदानी जिला? पीलीभीत की फुल्लर झील। पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी गाजीपुर के पास में मिल जाती है, किससे? गंगा नदी से। अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी यमुना। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से। और यमुना और गंगा नदी का संगम हो जाता है प्रयागराज में, और वहीं पर किसका आयोजन किया जाता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वायुमंडल में, अगला क्वेश्चन 28वां, वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज निम्न में से क्या है? 25%, 35%, 78% या 10%? तो वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में टोटल हमारे कितने परसेंट नाइट्रोजन है? तो ये होती है 78%। कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। अगला क्वेश्चन अनुराम वाला, ये रीजनिंग का, ये खुद कर लेना। दिन का विपरीत क्या होता है? अगर बात करें दिन का विपरीत, तो दिन का विपरीत क्या हो जाएगा? रात ही हो जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा किससे हो गया? रीजनिंग से वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज या फिर रीजनिंग या मैथ जो भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है 32वां, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता हो या दूध हो, किस में मापा जाता है दूध को? तो दूध को मापा जाता है हमारा लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता को किस में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। और दूध से दही किस में बदलता है? लैक्टोबैसिलस अम्ल से। ठीक है। लैक्टोबैसिलस अम्ल के कारण क्या हो जाता है? दूध दही में चेंज हो जाता है। और दूध की शुद्धता को मापा जाता है किस मीटर से? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। नहर, झरना, नदी या तालाब? तो इन सभी में से जो असंगत है वो कौन सा है? तो इन सभी में असंगत हो जाएगा नहर। झरना, नदी और तालाब ये क्या हैं? एक जैसे हैं। और नहर क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें नदी की, नदी खुद से निकल ली है। तालाब खुद से बने हुए हैं। झरना क्या हुआ है? नदी के ऊपर बना हुआ है। लेकिन नहर को हमने किसी नदी के जरिए क्या हुआ है? आगे को निकाला गया है। ठीक है। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये खुद करोगे। 35वां क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा हो तो ये आप आराम से बता दोगे कि वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था। आपने सुना होगा जहां तक मुझे लगता है। वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों 18 जून 1815 में। कब हुआ था? वर्ष 1815 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। और ये अंतिम युद्ध था नेपोलियन का। दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो नेपोलियन का अंतिम युद्ध हुआ करता था वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वाटरलू का युद्ध था। इसमें नेपोलियन का अंतिम युद्ध भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ तो जो सेना थी, एक तरफ थी फ्रांस की सेना, और दूसरी तरफ हुआ करती थी ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना एक साइड थी, और एक तरफ कौन था? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखो 36वां, अरुण गगन। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये खुद कर सकते हो। अगला है 37वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर के लिए अधिकतर समय लेता है? यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? अगर बात करूं ग्रहों की संख्या, तो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और जो ये 8 ग्रह बताए मैंने बच्चों, ये क्रम से बताए हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगर क्रम बता दिया है तो आप आंसर मार सकते हैं। जो सूर्य से ज्यादा दूर होगा वही क्या लगाएगा? सूर्य की सबसे अधिक दिनों में क्या लगाएगा? सूर्य का चक्कर लगाएगा। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन में। कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति लगाता है 11 साल 9 महीने में। याद रखना, बृहस्पति सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है? 11 साल 9 महीने में। मंगल कितने में लगाएगा? मंगल लगाता है 687 दिन, 687 डेज। और शुक्र जो लगाता है वो लगाता है 225 दिन, 225 डेज। ठीक है। तो सबसे कम समय में कौन लगाता है? शुक्र। और इससे भी कम समय में लगाता है बुध। बुध लगा लेता है सिर्फ 88 दिनों में, क्योंकि सबसे निकट सूर्य के कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद कौन सा?
पृथ्वी, उसके बाद कौन सा, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और उसके बाद वरुण। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह आप जानते ही होंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो गया, हमारा चंद्रमा। बात करें हमारा बृहस्पति की, तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति की बात करें दोस्तों, याद रख लेना, करंट का क्वेश्चन है, अभी अभी बृहस्पति ग्रह में 12 उपग्रह नए खोजे गए हैं। बृहस्पति में वर्तमान समय में 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिसके बाद वर्तमान समय में बृहस्पति में जो टोटल उपग्रहों की संख्या होगी वो होगी 92। कितने उपग्रह हुए हैं बृहस्पति में, तो बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या होगी 92। और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो भी है बृहस्पति में गैनीमेड। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति में ही है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड। बात करें मंगल की, तो मंगल का भी एक दो जो मेन उपग्रह हैं, वो मेन उपग्रह कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। कौन से हैं, फोबोस और डीमोस। और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है डीमोस। और बात करें शुक्र के उपग्रह की, तो दोस्तों याद रखना, शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और शुक्र को ही कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, प्रेशर कुकर। ये सब किस ग्रह के नाम है, शुक्र के नाम है। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ग्रह को, तो ये जाना जाता है हमारे शुक्र को। अगला है करंट का, ये तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का है। 40वां क्वेश्चन देखोगे ये भी रीजनिंग का है। 41वें क्वेश्चन में आते हैं, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था, यानी पुराना नाम स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ करता था। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ दत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र नाथ दत्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम हुआ करता था दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त। किसका नाम था, स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या हुआ करता था, नरेंद्र नाथ दत्त। 42वां क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। फर्नीचर, लकड़ी, जूता क्या हो जाएगा, तो जूता यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा चमड़ा। जूता किससे बनता है, चमड़े से। अगर फर्नीचर लकड़ी से बन रही है तो जूता किससे बनेगा, चमड़े से। 43वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया था। तो भारत का सबसे पहला वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर, FRI देहरादून, पंतनगर, FTI देहरादून, या FRI केरल। तो ये हुआ था दोस्तों FRI देहरादून में। कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था FRI देहरादून। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, और FRI नाम कब दिया गया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था वर्ष 1906 में। ठीक है, याद रख लेना ये भी। और FRI भवन का जो गेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, ब्रांडिस गेट। क्या कहलाता है, ब्रांडिस गेट। 44वां क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा खेल है, हॉकी, तैराकी, क्रिकेट, या वॉलीबॉल। तो कौन सा खेल ऐसा है जिसे ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, तो वो है तुम्हारा कौन सा खेल, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्रिकेट। क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, शायद से 2026 का जो होगा उसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, महिला क्रिकेट को, जहाँ तक लगता है मुझे। और बात की जाए ओलंपिक में कितने पदक भारत ने जीते, तो ओलंपिक में जीते 1 2 का 4, यानी 1 + 2 + 4। एक हो गया गोल्ड, 2 हो गए तुम्हारे कौन, सिल्वर, और 4 कौन से हो गए, रजत मेडल होगी। और बात करें टोटल मेडल की संख्या, तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज क्या, लखन। ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा +2 + 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 1 कितने हो गए, 7, यानी टोटल पदकों की संख्या कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन है 45वां, विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, 21 अप्रैल, 8 सितंबर, 5 जून, या 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है कब, 16 सितंबर को। कब बनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन 46, रोम का पूर्ण रूप है, रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मोड, रीड ओनली मेमोरी, रो वन मेमोरी। तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है 47वां, यूएसबी का पूर्ण रूप है। तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, यूएसबी का यूनिक स्पेशल बम, यूनिवर्सल स्पेशल बम, यूनिक सीरियल बम, या यूनिवर्सल सीरियल बस।
तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है 48वां, एम एस वर्ल्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने के लिए कौन सी फीचर मदद करती है? यानी एम एस वर्ल्ड में हमने कोई भी तस्वीर डालनी है तो कौन सा फीचर है जो हमें मदद करता है? इमेज आर्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर आर्ट या फिर ग्राफिक आर्ट। तो कौन सी है इसमें से जो पिक्चर डालने में हमें मदद करती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी पिक्चर आर्ट। क्या हो जाएगा? पिक्चर आर्ट। 49वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में अगर हमने कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी, यानी ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, देखो कंट्रोल प्लस ए मतलब हो गया ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी हो गया, क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी मतलब होता है कॉपी, और कंट्रोल प्लस भी क्या हो जाता है? तो कंट्रोल प्लस भी मतलब होता है पेस्ट। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, अंडू के लिए विंडोज प्रोग्राम की संयोजन कुंजी होती है। यानी किसी भी चीज़ को अंडू करना है तो उसके लिए जो हमारी तुम्हारा शॉर्टकट की क्या है? तो अंडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो अंडू के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जेड। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है? अमिताभ बच्चन, रणजीत कत्याल, राम प्रसाद सिंह या इकबाल हैदर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? ऑप्शन सी रणजीत कत्याल। ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम का क्वेश्चन था करंट का, तो ये क्वेश्चन बनना जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है 52वां, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आंसर आप लोग मुझे बताओगे क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन भी रहता है ये, तो ये मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स पर कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी आने चाहिए बच्चों जो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। हर आंसर मैं ही बता दूँ तो फ़ायदा क्या है। अगला क्वेश्चन है 53वां, हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर, बेनेडिक्ट हिटलर, हिटलर या इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर का पुराना नाम क्या हुआ करता पूरा नाम क्या हुआ करता था? एडोल्फ हिटलर। और बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात की थी किससे? एडोल्फ हिटलर से। ठीक है, जब ये हमारे आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है 54वां, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1737, 1767, 1757 या 1777। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या लगता है आपको? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। और बात की जाए बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। दोनों युद्ध याद रखना, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। अगला क्वेश्चन है 55, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1912, 1916, 1914, 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914। कब हुआ था? 1914, और ये चला था 1914 से 1918। तो आज जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। कल इससे आगे की वीडियो हम लोग जारी रखेंगे जिसमें उत्तराखंड के जितने भी 40 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। 40 क्वेश्चनों में से हम कोशिश करेंगे कि 500 क्वेश्चन निकालें, और वो 500 क्वेश्चनों में से इतना तो है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे फॉरेस्ट्री में बनेंगे ही बनेंगे। और हर दिन की प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपको आपने अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं इतने में से मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल को मैं लाऊंगा यहीं से अगला जो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के बचे हुए हैं, कल को उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।